जुजुत्सु काइसेन की मूवी टाइमलाइन थोड़ी अजीब जगह पर सेट है क्योंकि ये सीजन 1 की घटनाओं से पहले होती है, लेकिन सीजन 2 की शुरुआत के बाद, इसलिए मूवी के कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो सीधे मैन एनीमे से जुड़े हैं और आसानी से मिस हो सकते हैं। इसलिए आज मैं वो सब समझा रहा हूँ जो आपको जानना जरूरी है। अब अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा कि जे के सीजन 1 में यूजी को डेथ सेंटेंस मिल चुका था, लेकिन अगर हम टाइम को लगभग 10 महीने पीछे ले जाए तो बिल्कुल उसी हालत में एक और स्टूडेंट था जिसका नाम उता अकोत्सु था। और ये समझने के लिए कि हायर अप्स उसे क्यों मारना चाहते थे, हमें उसकी बैक स्टोरी देखनी पड़ेगी। बहुत कम उम्र में उता को न्यूमोनिया डायग्नोस हुआ और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रा ओरिमोटो था। रा एक अनाथ थी और उसके माता पिता रहस्यमय हालात में मर चुके थे। पहली मुलाकात के बाद दोनों एक ही स्कूल में जाने लगे और धीरे धीरे बहुत करीब हो गए, यहाँ तक कि रा ने अपनी माँ की पुरानी शादी की अंगूठी लेकर उता को प्रपोज किया और खास तौर पर यह कहा कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सीन इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आगे चलकर यही बात सब कुछ बदल देती है। कुछ समय बाद रा अचानक एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है और उसकी आत्मा एक बेहद खतरनाक और बदले की भावना से भरी कर्स्ड स्पिरिट बन जाती है जो स्थायी रूप से उता से जुड़ जाती है। इस रूप में रा हमेशा उता के साथ रहती है और अगले 6 सालों तक उसकी आत्मा हर उस इंसान पर हिंसक हमला करती है जिसे वो उता के लिए खतरा मानती है। यही कहानी हमें जे के शून्य की शुरुआत तक लाती है, जब नवंबर 2016 में उता को स्कूल में 4 बुलिस परेशान कर रहे होते हैं और जवाब में रा उन चारों को एक ही लॉकर में भरकर कुचल देती है। बताया जाता है कि वो बच गए थे, भले ही मूवी में वो सीन काफी अलग तरह से दिखाया गया हो। किसी भी तरह इस घटना के बाद जुजुत्सु हाई ये फैसला करता है कि अब उता के बारे में कुछ करना जरूरी है और उसे संभालने के लिए कुल 4 जादूगर भेजे जाते हैं। उनके नाम सामने नहीं आते, लेकिन ये कंफर्म है कि उनमें से एक टोडो के बराबर रैंक का था और 3 फुशिगुरो के बराबर। फिर भी रा ने उन सबको हरा दिया, जिससे साफ पता चलता है कि वो कितनी खतरनाक है। इसी डर से कि वो आगे और क्या कर सकती है, हायर अप्स 2017 की शरद ऋतु में उता को मारने की योजना बना लेते हैं ताकि रा का श्राप खत्म हो जाए। उता खुद भी ये फैसला स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने से थक चुका था और एक समय उसने खुद को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन रा ने उसे रोक लिया। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तब आखिरकार सबसे मजबूत जादूगर साटोरू गोजो को बुलाया जाता है ताकि वो उता को अपने श्राप को कंट्रोल करना सिखा सके। गोजो से मिलने के बाद उता जुजुत्सु हाई में ट्रांसफर हो जाता है और वहां पहले से मौजूद फर्स्ट ईयर ग्रुप में शामिल होता है जिसमें माकी जेनिन, पांडा और टोगे इनुमाकी होते हैं जो सीजन 1 तक सेकेंड ईयर बन चुके थे। जैसे ही उता 2017 में उनके ग्रुप में शामिल होता है, सभी तुरंत रा की मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वो किसी भी ऐसे श्राप से ज्यादा खतरनाक होती है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखा हो। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि कर्स्ड स्पिरिट्स कर्स्ड एनर्जी से बनते हैं और जितनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है उतना ही वो स्पिरिट मजबूत होता है। रा के केस में उसे लगभग अनंत कर्स्ड एनर्जी वाला माना गया है जिससे वो लगभग अजेय बन जाती है और यकीनन अब तक एनीमे में दिखे किसी भी श्राप से ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से शुरुआत में माकी को उता बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो डरपोक और कमजोर जैसा लगता है, जबकि उसके पीछे इतना बड़ा श्राप उसे बचाने के लिए मौजूद रहता है। फिर भी गोजो सोचता है कि इन दोनों को एक साथ मिशन पर भेजना अच्छा रहेगा और उसी दिन वो एक प्राइमरी स्कूल जाते हैं क्योंकि वहां हाल ही में 2 बच्चे गायब हुए और गोजो को शक होता है कि इसके पीछे कोई श्राप है। अब ये भी जानना जरूरी है कि कर्स्ड एनर्जी असल में इंसानों की नेगेटिव भावनाओं से पैदा होती है, इसलिए अस्पताल और स्कूल जैसी जगहों पर जहां डर, तनाव और दुख ज्यादा होता है वहां से कर्स्ड एनर्जी रिश्ती है और वहीं पर कर्स्ड स्पिरिट्स पैदा होते हैं। जादूगरों का काम उन्हीं स्पिरिट्स को खत्म करना होता है। इस सीन में माकी अकेले ही 3 कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म कर देती है जबकि उता डर के मारे बस खड़ा देखता रहता है। इसके बाद वो स्कूल के अंदर जाते हैं बच्चों को ढूंढने के लिए और हैरानी की बात ये होती है कि वहां मौजूद कोई भी श्राप उन पर हमला नहीं करता। माकी जल्दी समझ जाती है कि ऐसा ही इसलिए है क्योंकि सारे कर्स्ड स्पिरिट्स उता से डर रहे हैं और जब उसका स्टूडेंट आईडी चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उता को स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर माना गया है जो किसी भी जादूगर की सबसे ऊंची रैंक होती है और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 और स्पेशल ग्रेड जादूगर हैं जिनमें गोजो भी शामिल है। तभी अचानक एक विशाल श्राप प्रकट होता है
और बाकी श्रापों से अलग ये सीधे पहले साल के छात्रों पर हमला कर देता है। माकी और उता दोनों को निगल लिया जाता है और उसके पेट के अंदर उन्हें वही गायब बच्चे मिलते हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। दोनों बच्चे बहुत बुरी हालत में होते हैं और हालात तब और खराब हो जाते हैं जब माकी खुद भी श्राप के असर में आने लगती है। अब सिर्फ उता ही बचता है जो कुछ कर सकता था, जबकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। माकी उसे हिम्मत देती है क्योंकि उनकी जिंदगी सच में उसी पर टिकी होती है। और तभी उता एक प्लान सोचता है। रा की दी हुई सगाई की अंगूठी पहनकर वो उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करता है और पहली बार जानबूझकर उसकी ताकत उधार लेने की रिक्वेस्ट करता है। इससे पहले तक रा जब चाहे तब खुद ही प्रकट होती थी, लेकिन ये पहली बार था जब उता ने उसे किसी खास काम के लिए बुलाया और रा उस विशाल श्राप को टुकड़ों में फाड़ देती है, जिससे उता सबको सुरक्षित बाहर निकाल पाता है। यही उता फैसला करता है कि वो अब सच में बदलना चाहता है और रा के श्राप को तोड़ना चाहता है ताकि उसकी आत्मा आजाद होकर परलोक जा सके। लेकिन दिक्कत ये है कि रा को आप किसी नॉर्मल श्राप की तरह सीधे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो लगभग अजेय है। इसलिए उता को उसका श्राप धीरे धीरे खोलना पड़ता है। बेसिक आइडिया ये है कि उसकी अंगूठी उसे रा के श्राप के छोटे छोटे हिस्से उधार लेने देती है और फिर वो उन हिस्सों को अपनी कटाना में चैनल करता है। लगातार ट्रेनिंग के बाद उसका लक्ष्य यही होता है कि धीरे धीरे बड़े हिस्से तलवार में चैनल किए जाए जब तक कि रा की पूरी ताकत उसके कंट्रोल में ना आ जाए, और तभी श्राप आधिकारिक रूप से टूटेगा। अब एक साइड नोट के तौर पर प्राइमरी स्कूल मिशन के बाद दो बहुत अहम बातें सामने आती हैं। पहली ये कि उसी रात स्कूल में एक रहस्यमय शख्स आता है और उसकी परछाई से साफ पता चलता है कि वो सुगुरु गेटो है। 11 साल पहले सुगुरु जुजुत्सु हाई का छात्र था और गोजो के साथ सबसे ताकतवर जादूगर माना जाता था। उस समय उसका मानना था कि मजबूत लोगों की जिम्मेदारी है कि वो समाज के कमजोर लोगों की रक्षा करे। लेकिन 2006 में एक दर्दनाक घटना के बाद उसका नजरिया बदलने लगता है और उसे लगता है कि कुछ लोग बचाए जाने के लायक ही नहीं हैं। फिर भी एक जादूगर होने के नाते उसे उनकी रक्षा करनी पड़ती है। इसी टकराव के चलते वो ये सवाल करने लगता है कि क्या ये काम सच में इसके लायक है, क्योंकि वो उन इंसानों के लिए खुद को नरक में झोंक रहा है जिनका वो सम्मान तक नहीं करता। 2007 में वो पूरी तरह अंधेरे रास्ते पर चला जाता है जब वो 100 से ज्यादा लोगों वाले पूरे गांव का कत्लेआम कर देता है। अब उसका मानना बन जाता है कि दुनिया सिर्फ जुजुत्सु जादूगरों के लिए होनी चाहिए और इसी सपने को पूरा करने के लिए अगले 10 सालों में वो अपने फॉलोअर्स की एक पूरी सेना खड़ी कर लेता है जिनका लक्ष्य हर नॉन सॉर्सर को खत्म करना होता है। यही रा की अहमियत आती है, क्योंकि अगर सबसे ताकतवर श्राप उसके पक्ष में आ जाए तो उसका मिशन अचानक काफी आसान हो जाता है। गेटो की कर्स्ड टेक्निक उसे कर्स्ड स्पिरिट्स को कंट्रोल करने देती है और अगर वो उता को मार देता तो रा की पूरी ताकत उसके हाथ में आ जाती। इसी वजह से वो प्राइमरी स्कूल वाला जाल रा की असली क्षमता परखने के लिए लगाता है। दूसरी अहम बात यह होती है कि बाद में जब माकी और बच्चे अस्पताल में रिकवर कर रहे होते हैं तब उता को एहसास होता है कि शायद रा ने उसे नहीं चुना था, बल्कि असल में उसने ही रा को श्राप में बदल दिया था जब उसने उससे हमेशा साथ रहने की बात कही थी। गोजो के लिए भी ये थ्योरी काफी बिलीवेबल थी, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि एक नॉर्मल लड़की मॉडर्न एरा की सबसे ताकतवर कर्स्ड स्पिरिट कैसे बन गई। सच्चाई तक पहुंचने के लिए वो तुरंत उता और रात दोनों का बैकग्राउंड चेक करवाना शुरू कर देता है ताकि उनकी शक्ति के असली सोर्स के बारे में सुराग मिल सके। इसके बाद 3 महीने का टाइम स्किप होता है और इस दौरान उता लगातार अपनी कटाना के साथ ट्रेनिंग करता रहता है और इसी साल 2017 के गुडविल इवेंट में हिस्सा भी लेता है, जहां टोक्यो ब्रांच और क्योटो ब्रांच के स्टूडेंट्स आमने सामने होते हैं। सीजन 1 में हमें बताया गया था कि उता और रा ने 2017 के गुडविल इवेंट में भाग लिया था और मंगा के अनुसार टोक्यो के स्टूडेंट्स ने बहुत आसानी से जीत हासिल की थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह रा थी, जो पूरे इवेंट में पूरी तरह हावी रही। इसलिए ही सीजन 1 में टोडो बदला लेने के लिए इतना उत्सुक नजर आता है। इसके बाद JJK मूवी में 3 महीने के टाइम स्किप के बाद गोजो ये फैसला करता है कि उता को टोगे इनुमाकी के साथ एक मिशन पर भेजा जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में टोगे सबसे ज्यादा अनुभवी होता है और उसकी कर्स्ड टेक्निक को कर्स्ड स्पीच कहा जाता है। आसान शब्दों में वो जो भी बोलता है वो हकीकत बन जाता है। जैसे अगर वो किसी से कह दे रुक जाओ तो सामने वाला सच में रुक जाता है। ये तकनीक लाखों तरीकों से काम की हो सकती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है
कि टोगे नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकता, इसलिए किसी को गलती से नुकसान न पहुंच जाए। इस वजह से वो सिर्फ सेफ शब्द जैसे सैल्मन, केल्प और बाकी राइस बॉल के नाम बोलता रहता है। और इस टाइम उता सच में ये समझ नहीं पा रहा था कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसके बाद दोनों स्टूडेंट्स अपने मिशन लोकेशन पर जाते हैं, जो एक अबैंडन्ड शॉपिंग सेंटर था जहां लो लेवल कर्स्ड स्पिरिट्स भरे हुए थे। प्लान ये था कि टोगे अकेले सारे कर्सेस को खत्म करेगा और उता बस खड़ा रहकर ऑब्जर्व करेगा। शुरू करने से पहले गोजो उता को साफ बोल देता है कि इस बार रा को मत छोड़ना, क्योंकि हायर अप्स को उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर अकोत्सु ने उसे फिर से रैम्पेज पर जाने दिया तो हो सकता है वो लोग उसे पहले ही मारने की कोशिश कर दें। अंदर जाते ही पहली फाइट क्रस्ट स्पिरिट्स के एक झुंड से होती है और इनुमाकी बस एक्सप्लोर्स द कोहुइशिक्स बोलकर उन्हें कुछ सेकंड में खत्म कर देता है। मिशन यही खत्म होना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर से गेटो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका मकसद था रा को अपनी आंखों से देखना, इसलिए उसने अपनी एक कर्स्ड स्पिरिट भेजकर एम्बुश कराया ताकि अकोत्सु इतना ओवरवेल्म्ड हो जाए कि उसे रा को समन करना पड़े। लेकिन इस बार चीजें पहले वाली स्कूल वाली फाइट से अलग होती है। टोगे उता को दूर रहने को बोलता है क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन खुद टोगे भी अपनी कर्स्ड स्पीच के साइड इफेक्ट की वजह से वल्नरेबल था, क्योंकि एक्सप्लोड जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने से गला डैमेज हो सकता है। और तभी उसकी थ्रोट मेडिसिन उसकी जेब से गिरकर सीधे कर्स के पास चली जाती है। उता अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए दोनों मिलकर लड़ते हैं। अकोत्सु अपनी कटाना मेरा की थोड़ी पावर चैनल करके स्लैश करता है। स्लैश बहुत डीप नहीं था, लेकिन उता को मौका मिल जाता है कि वो मेडिसिन उठा ले और इनुमाकी को फेंक दे। दवा मिलते ही टोगे कर्स को खत्म कर देता है और रा को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे अगर गेटो चाहता तो और भी कर्सेस भेज सकता था, लेकिन किसी वजह से वो फर्स्ट ईयर्स को जाने देता है। कुछ घंटे बाद गोजो को इस इंसिडेंट का पता चलता है। वो जगह इंस्पेक्ट करता है और वहाँ गेटो के कर्स्ड एनर्जी रेसिडुअल्स देख लेता है, जिन्हें वो तुरंत पहचान लेता है क्योंकि दोनों साथ में पढ़ चुके थे, और वो प्रिंसिपल को बता देता है। इसी बीच गेटो जुजुत्सु हाई के खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहा था, और ये समझने के लिए कि वो खुद को इतना कॉन्फिडेंट क्यों मानता है, हमें 2006 के फ्लैशबैक में जाना पड़ता है, जहां टाइम वेसल एसोसिएशन जैसे कई धार्मिक ग्रुप थे जिन पर सुगुरु ने कब्जा कर लिया। इससे उसे पैसा और सबसे बड़ी बात हजारों कर्सेस मिले। अगले कई सालों में वो कर्स्ड लोगों को ठीक करने के नाम पर और भी स्पिरिट्स अब्सॉर्ब करता रहा, और अब उसके पास 6000 से ज्यादा कर्सेस थे, जिनमें कम से कम 2 स्पेशल ग्रेड थे, और उसकी अपनी फॉलोवर आर्मी भी थी। और अगर इसमें रा जुड़ जाता तो उसे लगता था कि जुजुत्सु हाई को गिराने का 99% चांस है, ताकि वो अपना असली गोल यानी सारे नॉन सॉर्सरर्स को खत्म करना पूरा कर सके। इसी वजह से वो स्कूल आकर खुलेआम वॉर डिक्लेयर करता है और बताता है कि 24 दिसंबर 2017 को टोक्यो में 1000 और क्योटो में 1000 कर्सेस छोड़े जाएंगे। इस इवेंट को नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस कहा जाता है। उसी रात सीजन 1 में टोडो ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अब सवाल ये है कि गोजो ने उसी वक्त गेटो को क्यों नहीं मारा। पहला कारण था कि सुगुरु ने फर्स्ट ईयर्स को मारने की धमकी दी, और दूसरा ज्यादा प्रैक्टिकल कारण ये था कि अगर गेटो मरता तो उसके 6000 कर्सेस एक साथ बाहर निकल सकते थे। यही बात 2006 में तोजी फुशिगुरो ने भी कही थी, इसलिए गोजो उसे जाने देता है। फिर आता है 24 दिसंबर। टोक्यो और क्योटो में सारे एक्सपीरियंस सॉर्सरर्स भेज दिए जाते हैं, लेकिन उता को स्कूल में अकेला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि रा बैटलफील्ड में दोनों साइड को तबाह कर सकता था। और असली प्लान यही था कि सब बाहर बिजी रहे और गेटो आराम से जुजुत्सु हाई में घुस जाए। वहां सिर्फ माकी उता के सामने खड़ी होती है, जिसे गेटो सेंटीपेड जैसे कर्सेस से जल्दी हरा देता है। उधर टोक्यो में गोजो को शक होता है कि सुगुरु सामने क्यों नहीं है, और उसी वक्त उसे उता की बैकग्राउंड रिपोर्ट मिलती है। वो समझ जाता है कि गेटो कहाँ है और टोगे और पांडा को तुरंत स्कूल टेलीपोर्ट कर देता है। गोजो जानता था कि दोनों गेटो को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन वो चाहता था कि उता टूटे और भी मजबूत बने। और वही होता है, जब उता अपने दोस्तों को खून में देखता है तो वो तुरंत रा को बाहर आने देता है और दोनों मिलकर सारे भेजे गए कर्सेस को खत्म कर देते हैं। फिर वो अपने दोस्तों को हील करता है, और यही पहली बार दिखता है कि उता रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है, यानी नेगेटिव एनर्जी को कंबाइन करके पॉजिटिव एनर्जी बनाकर हीलिंग करना, जो इतना मुश्किल स्किल है कि गोजो को भी उसी उम्र में स्ट्रगल करना पड़ा था। इसके बाद गेटो फिर से हमला करता है,
लेकिन इस बार उता कर्स्ड स्पीच से काउंटर करता है, जबकि ये ताकत असल में इनुमा की क्लान की है रा, और अपनी टेक्निक की मदद से वो सारे स्पिरिट्स को मरने का कमांड देता है। और उसी वक्त टोक्यो में गोजो मिगुएल से लड़ रहा था, जो गेटो का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉलोअर था और जिसका काम बस गोजो को रोकना था ताकि उसका बॉस रा को पकड़ सके। अब सवाल ये बनता है कि आखिर मिगुएल गोजो से लड़कर जिंदा कैसे बच पाया। गोजो के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई में टिके रहने का कारण यह है कि उसके पास एक खास हथियार था जिसे ब्लैक रोप कहा जाता है। ब्लैक रोप का असर किसी की भी श्रापित तकनीक को बिगाड़ देना या रद्द कर देना होता है। यानी सतारू अपनी लिमिटलेस तकनीक का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही ब्लैक रोप बनाने में कई दशक लगे थे, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वह बहुत जल्दी जलकर खत्म हो गया और मूवी के अंत तक बिल्कुल भी नहीं बचा। दूसरी तरफ पास के इलाके में गेटो के दूसरे अनुयायी तबाही मचा रहे थे और ये दो लड़कियां असल में उसकी गोद ली हुई बेटियां हैं। 10 साल पहले जब सुगुरु ने पूरे गांव का कत्लेआम किया था तो उसकी वजह यह थी कि कुछ गांव वाले मिमिको और नानाको के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। यही वह पल था जब उसने इंसानों की बजाय जादूगरों की जिंदगी को ज्यादा अहम मानने का फैसला किया और तब से वही दोनों उसकी परवरिश में रही। अब गेटो की बात करें तो जूजित्सु हाई में वो खुद उता से लड़ने का फैसला करता और अगर आपने सीजन 2 देखा है तो आप पहचानेंगे कि उसके कंधे पर जो श्राप है वह पहले तोजी के पास था। पुराने समय में तोजी उसी श्राप के अंदर अपने सारे हथियार जमा करके रखता था और तोजी की मौत के बाद जब सुगुरु ने उस श्राप पर काबू पाया तो उसे तोजी के लगभग सारे औजार मिले। उन्हीं में से एक हथियार था प्लेफुल क्लाउड और गेटो की जबरदस्त काबिलियत की वजह से वह उसी हथियार से रा और उता दोनों को एक साथ रोकने में कामयाब हो जाता। लेकिन आखिर में अकोत्सु अपनी ताकत का एक नया स्तर खोलता है जब वह ब्लैक फ्लैश से दुश्मन पर वार करता है। जैसा कि सब जानते हैं, ब्लैक फ्लैश एक ऐसा पावर अप है जो किसी भी हमले की ताकत को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा देता और इसके लिए बेहद ज्यादा एकाग्रता चाहिए। तोदो के मुताबिक ब्लैक फ्लैश तब होता है जब कोई जादूगर वॉर के संपर्क के ठीक 0.000001 सेकंड के भीतर उसमें श्रापित ऊर्जा जोड़ देता है। इतनी सटीक टाइमिंग ही इस ताकत को हासिल करने का इकलौता तरीका है और इसी वजह से कोई भी जादूगर इसे मनचाहे समय पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ब्लैक फ्लैश की बात चल ही रही है तो क्योटो में नानामी ने लगातार 4 ब्लैक फ्लैश लगाए और इसी के साथ उसने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उसी समय क्योटो के दूसरे हिस्से में तोदो अकेले ही एक स्पेशल ग्रेड श्राप और 5 ग्रेड 1 श्रापों को खत्म कर देता है। बिना किसी मदद के ऐसा करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसी वजह से उसकी पहचान और भी मजबूत हो गई, क्योंकि आगे चलकर युकी को पहले से पता था कि तोदो कौन है। अब वापस जूजित्सु हाई आते हैं, जहाँ चेहरे पर ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी गेटो को एहसास हो जाता है कि अब उसे और रोकना नहीं है। उता को पूरी तरह खत्म करने के लिए वह अपना सबसे खतरनाक और लीजेंडरी स्पेशल ग्रेड श्राप बुलाता है और हालात देखकर यही समझ आता है कि यही उसका सबसे खतरनाक श्राप है। इसके बाद सुगुरु अपने बचे हुए सारे श्रापों को एक साथ मिला देता है और पूरी तरह श्रापित ऊर्जा से बनी एक काली आकृति बन जाती है। इस तकनीक को मैक्सिमम टेक्निक कहा जाता है, यानी अपनी क्षमता की पूरी हद तक जाना। गेटो के मामले में इसका मतलब था 4000 श्रापों की ताकत और एक लीजेंडरी श्रापित आत्मा जो मौजूदा हालत में उता समेत किसी को भी कुचलने के लिए काफी थी। और मंगा में यह भी बताया गया है कि किसी भी जूजित्सु जादूगर के लिए जल्दी ताकत बढ़ाने का एक तरीका होता है जिसे बाइंडिंग वाव कहा जाता है। बाइंडिंग वाव एक समझौता होता है जिसमें आप कुछ कुर्बान करके कुछ हासिल करते हैं और जादूगरों के लिए सबसे तेज तरीका अपनी जान को दांव पर लगाना होता है, यह समझकर कि वह गेटो की मैक्सिमम टेक्निक को नहीं हरा सकता। उता अपनी जान रा को सौंप देता है ताकि दोनों मर जाए और परलोक में साथ रह सके। इसके बदले उसे रा की अनंत श्रापित ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है जो एक बैंगनी गोले के रूप में दिखाई देता है। 1 सेकंड बाद उता और गेटो एक दूसरे को मारने के लिए टकराते हैं और जो धमाका होता है वह इतना भयानक होता है कि शुद्ध श्रापित ऊर्जा का मशरूम बादल बन जाता है और एक विशाल गड्ढा रह जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस जानलेवा लड़ाई से दोनों जादूगर जिंदा बच जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सुगुरु को हुआ होता है। लड़खड़ाते हुए पीछे हटते समय वह कहता है कि रा की ताकत दुनिया बदल सकती है और अगली बार वह उसे अपनी कलेक्शन में शामिल करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह भाग सके, सतारू स्कूल पहुंच जाता है और गेटो के चेहरे से साफ दिख जाता है कि वह समझ चुका है कि अब उसका अंत होने वाला है। उनकी आखिरी बातचीत में पता चलता है कि सुगुरु के सारे अनुयायी पकड़े बिना ही भाग निकले थे और गोजो बताता है
कि उसे पहले से पता था कि तोगे और पांडा गेटो से हार जाएंगे। फिर भी उसे भरोसा था कि उसका पुराना दोस्त उन्हें मारेगा नहीं। जब हम यह दृश्य उनकी पुरानी दोस्ती के संदर्भ में देखते हैं तो यह और भी दुखद लगता है कि दोनों की जिंदगी इतनी अलग राहों पर चली गई। स्कूल के दिनों में सुगुरु हमेशा वही इंसान था जो इंसानियत की रक्षा की बात करता था, और अब वही इस हालत में खड़ा है। शायद किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कम से कम यह मायने रखता है कि उसका अंत गोजो के हाथों होता है ना कि उता के, जिसे वह ठीक से जानता भी नहीं था। ठीक खत्म करने से पहले सतारू उससे कुछ कहता है जिसे दर्शक नहीं सुन पाते, लेकिन लेखक के दिए इशारों से लगता है कि उसने यही कहा था कि गेटो अब भी उसका इकलौता सच्चा दोस्त है। इसके बाद सुगुरु को गोजो की लिमिटलेस श्राप तकनीक से खत्म कर दिया जाता है। वहीं स्कूल के दूसरे हिस्से में बेहोश पड़ा उता होश में आता है और रा से किए गए समझौते की वजह से वह मान चुका था कि अब वह मर जाएगा। लेकिन हैरान करने वाले मोड़ में ऐसा नहीं होता, बल्कि रा की आत्मा पहली बार फिर से अपने इंसानी रूप में लौट आती है और गोजो समय पर पहुंचकर इसकी वजह समझाता है। 3 महीने पहले जब जिउ-जित्सु हाई ने उता के अतीत की जांच शुरू की थी तो उन्हें बहुत गहराई तक जाना पड़ा और आखिरकार यह पता चला कि अकोत्सु मित्सानी सुगवारा का वंशज है, जो 1000 साल पहले का बेहद ताकतवर जिउ-जित्सु जादूगर था। अभी के लिए बस इतना जानना काफी है कि वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था और इसी वजह से आज के समय में उता के पास किसी भी जिंदा इंसान से ज्यादा श्रापित ऊर्जा है, गोजो से भी ज्यादा। लेकिन उसके परिवार में कोई जादूगर नहीं था, इसलिए उसे इसे काबू करना सिखाया ही नहीं गया था। इसी कारण जब रा का एक्सीडेंट हुआ और अकोत्सु उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पाया तो बिना ट्रेनिंग के उसकी श्रापित ऊर्जा जाग गई और बहने लगी और रा एक राक्षसी श्राप में बदल गई। असल में रा के पास जो भी अनंत श्रापित ऊर्जा थी वह शुरू में उता की ही थी, जो गलती से उसे श्राप बनाने के दौरान उसमें चली गई थी। लेकिन अब जब उसने उसकी मौत को स्वीकार कर लिया और पूरी तरह उस ऊर्जा पर नियंत्रण पा लिया तो अकोत्सु ने श्राप को खत्म करने के लिए जरूरी सब कुछ कर लिया और इसी वजह से रा फिर से सामान्य इंसान बन जाती है। उता को इस सब के लिए बहुत अफसोस होता है, लेकिन रा को कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि उसे श्रापित आत्मा के रूप में बिताया समय अच्छा लगता है और जाते जाते वह अकोत्सु को चेतावनी देती है कि वह अभी उसके पास न आए और लंबी जिंदगी जिए, भले ही दोनों साथ न रह सके। इसके बाद उता जिउ-जित्सु हाई का छात्र बना रहता है और उसके निष्पादन की बात दोबारा कभी नहीं उठती। फिर सवाल उठता है कि जब उसके सारे क्लासमेट्स 2018 के गुडविल इवेंट में थे तो वह सीजन 1 में क्यों नहीं दिखा। इसका जवाब मूवी के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में मिलता है, जहां उता को मिगुएल के साथ विदेश में घूमते हुए दिखाया जाता है। फैन बुक के मुताबिक गेटो के अनुयायियों के भागने के बाद गोजो ने खुद मिगुएल को ढूंढकर उता को ट्रेन कराने पर मजबूर किया था और मिगुएल के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी गेटो से जुड़ी सारी घटनाओं के बावजूद वह अकोत्सु के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता है। बिना स्पॉइलर में जाए इतना कहा जा सकता है कि गोजो के पास एक और वजह थी कि वह उता को मिगुएल के साथ भेजना चाहता था और इसी कारण दोनों 2018 में अफ्रीका गए थे। सीजन 1 के ओपनिंग में दोनों का साथ चलते हुए छोटा सा दृश्य भी दिखाया गया था, जो इस बात का इशारा था कि बाकी सब स्कूल में रहते हुए अकोत्सु क्या कर रहा था। और इसी के साथ लगभग 25 मिनट में पूरी जेजेके मूवी की कहानी पूरी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।